Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने बुक्स परचेज कर ली होंगी। बेटा अपना स्क्रीन टाइम अगर कम करना है और प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है, अगर आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहते हो और पढ़ाई प्रॉपरली करना चाहते हो तो बेटा बुक्स तो परचेज करनी पड़ेंगी आपको। बात ये है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बुक्स लेके नहीं आए हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आई साइट वीक होंगी। कितना टाइम डिवोट करोगे स्क्रीन के ऊपर मुझे बताओ। तो बुक्स ले लो, फ़ायदे में रहोगे। आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेरीज आएंगी क्लास में, और जितनी क्वेरीज करोगे उतना ही आपका जो सब्जेक्ट है वो साउंड होता चला जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का जो सी पॉइंट है उसमें लिखा हुआ था सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पर ये तो बता दिया कि एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बट ये नहीं बताया कि ये 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है, ये नहीं बताया। और इन केस ऑफ साइलेंस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, कॉस्ट के ऊपर नहीं होता। इन केस ऑफ साइलेंस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, क्योंकि हम जब गुड्स को सेल करेंगे प्रॉफिट तो तभी होगा। क्या गुड्स को परचेज करके गोडाउन में रख लेने से प्रॉफिट हो जाएगा आपको? अगर हम गुड्स परचेज कर लें और अपने गोडाउन के अंदर उनको एक्यूमुलेट करते जाएं तो क्या हमें प्रॉफिट हो जाएगा? नो सर, जब उनको सेल करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमेशा इन केस ऑफ साइलेंस सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कर रखा है कि इसको कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% के बाद लिख लेना ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट क्लियर है पायल? यस सर। अब पायल तुम्हारे पास तो लास्ट ईयर का एडिशन है, तो नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना? यस सर। सॉल्यूशन में जो वर्किंग नोट्स दे रखे हैं बेटा, वर्किंग नोट का पॉइंट नंबर 1, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लिखो वहां पर भी ऑन कॉस्ट। और सेकंड पॉइंट भी है वर्किंग नोट्स का, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लिखो वहां पर भी। ये करेक्शन कर लिए? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहले तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। यहाँ पर तो आ गया आपका कैश और यहाँ पर आपकी कैपिटल होगी रेज 1 लाख रुपीज से। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स हमारे पास आए 50,000 रुपीज के, तो प्लस 50,000 कैश बेसिस पे परचेज किए 20,000 के, तो कैश आपका डाउन हो गया 20,000 से, और क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए 30,000 रुपीज के, तो क्रेडिटर्स रेज हो गए आपके 30,000 रुपीज से। बोलो समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट है सी पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ है द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आपके टोटल कितनी कॉस्ट के गुड्स सेल हुए? 25,000 रुपीज के। 25,000 तो गुड्स में से माइनस कर दो। गुड्स जो सेल की हैं उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 प्लस 15,000 दैट इज 25,000। तो 25,000 माइनस कर दो, और उसके बाद इसमें से 10,000 के जो गुड्स थे वो फॉर कैश
बेसिस पे सेल हुए हैं, 20% प्रॉफिट हुआ है ऑन कॉस्ट, तो 10,000 का 20% 2,000 हो गया, यानी 12,000 तो कैश में सेल हुए। बोलो बात आ गई समझ में पायल? यस सर। और 15,000 का 20% 3,000, यानी 18,000 के क्रेडिट बेसिस पे, तो डेटर्स रेज हो गए प्लस 18,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 तो यहां पर और 3,000 यहां पर, तो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर दो, हो गया तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। 1 लाख माइनस 20,000, 80 प्लस 12 92,000, यहाँ पर प्लस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस 30,000। ये फाइनल इक्वेशन है। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। कहाँ दिक्कत आ रही थी पायल बेटा इसमें? सर वो प्रॉफिट वाले नहीं आ रही थी। बेटा वो गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए ऑन कॉस्ट या और सेल्स। अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो हम हमेशा सेल्स बेसिस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन में कॉस्ट बेसिस पे कर रखा है इसलिए मैंने क्वेश्चन में करेक्शन कराए हैं, अदरवाइज में नहीं कराता। बेटा साउंड क्लियर नहीं आया आपका, वापस बोलो, रिपीट करो। सर बैलेंस शीट में कंपलसरी है कि लायबिलिटीज और कैपिटल लेफ्ट साइड में लिखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ये आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और असेट्स आएंगी राइट हैंड साइड में। इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि असेट्स हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हम राइट हैंड साइड में लिख दें। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट यही रहेगा, असेट्स आएंगे राइट हैंड साइड में और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आएंगी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। और किसी बच्चे की कोई क्वेरी पूछ लो। अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो रहा है फिर? नो सर। एनी अदर स्टूडेंट? तो कल मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी, पीडीएफ में आपका एक चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था। देयर आर टू अप्रोचेज फॉर अकाउंटिंग, या दैट इज देयर आर टू अप्रोचेज फॉर डिसाइडिंग which account is to be debited and which account is to be credited in a particular financial transaction. Two approaches are first American or modern approach, and second traditional or English approach, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम भी। ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: असेट्स अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स, expenses or losses accounts, and incomes and gains accounts. The rules for debit and credit in these categories of accounts will be as follows. The increase in the asset account will be recorded on the debit side and the decrease on the credit side. Same rules will be applicable in case of expenses or losses account, and the rules for the debit and credit in case of liabilities account will be increase on the credit side and decrease on the debit side, and same rules will be applicable in case of capital account and incomes or revenues account. पढ़ा था ये हमने कल? यस सर। सब क्लैरिटी है ना? कोई डाउट तो नहीं है वहां पर?
अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, यहाँ हम डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स नहीं आएंगी, वो कैटेगरीज थी अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच में, वो कैटेगरीज थी अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच में। यहाँ पर हम डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स पढ़ेंगे। लेकिन आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर लो, कोई एज सच कोई चेंज नहीं आने वाला। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहली बात, डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? देखो, बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैव टू फोल्ड आस्पेक्ट। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट होते हैं। जैसे एक कॉइन के 2 आस्पेक्ट होते हैं, एक आस्पेक्ट को आप बोलते हो हेड्स और दूसरे आस्पेक्ट को आप बोलते हो टेल्स। यस और नो बोलते हो ना? तो एक कॉइन के 2 आस्पेक्ट होते हैं, यानी 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड्स और एक होता है टेल्स। तो ऐसे ही एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के देयर आर 2 आस्पेक्ट्स। फर्स्ट आस्पेक्ट इज डेबिट एंड सेकेंड आस्पेक्ट इज क्रेडिट। सेकेंड आस्पेक्ट इज क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, when a financial transaction is incurred in the business organization, जब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकर करते हैं या मेक करते हैं, तो उस केस के अंदर एक अकाउंट, वन अकाउंट will be debited, one account will be debited and the other account will be credited, by the same amount। जिस अमाउंट से आपने फर्स्ट अकाउंट को मान लो डेबिट किया है, मान लो 10,000 से डेबिट किया है, तो जो अदर अकाउंट है जो कि क्रेडिट होगा वो भी सेम ही अमाउंट से क्रेडिट होगा, दैट इज 10,000 रुपीज। दिस इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और ये दोनों अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये काम साइमल्टेनियसली होगा, यानी ये काम एक ही समय पर होगा, एक ही समय पर होगा। जैसे ही एक अकाउंट आप डेबिट करोगे, एट द सेम टाइम अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। अगर फर्स्ट अकाउंट डेबिट किया आपने 50,000 रुपीज से, तो जो अकाउंट क्रेडिट करने वाले हो आप, वो भी 50,000 रुपीज से ही क्रेडिट होगा, वो भी 50,000 रुपीज से ही क्रेडिट होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो बुक के अंदर, एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनीज वर्थ हैज अ टू फोल्ड एस्पेक्ट। द रिसीविंग ऑफ अ वैल्यू ऑन द वन हैंड, एक अकाउंट वैल्यू रिसीव करेगा और दूसरा जो अकाउंट है वो वैल्यू सरेंडर करेगा, वो वैल्यू सरेंडर करेगा। एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर। This twofold nature in all transactions must be recorded in the books, and this gives rise to the term double entry bookkeeping. Clear है? Definition में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। जो अकाउंट वैल्यू रिसीव करेगा, that account will be debited, and जो अकाउंट वैल्यू सरेंडर करेगा, that account will be credited. ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस अंडर दिस सिस्टम आर सो डेफिनेट एंड क्लियरली स्टेटेड दैट द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्रीज। ये सिस्टम इतना प्रोग्रेसिव, इतना साइंटिफिक, इतना एक्यूरेट है कि जैसे ही ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, ये पॉपुलर हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड अकाउंटेंट्स वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, इन डिफरेंट कंट्रीज,
were using this system for their accounting purpose. उन्होंने इस सिस्टम को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया अपनी अकाउंटिंग वर्क करने के लिए. According to this system, there are 2 accounts involved in every business transaction. ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही अकाउंट होंगे. देखो, एक अकाउंट तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 2 अकाउंट होंगे. According to this system, there are at least 2 accounts involved in every business transaction. ऐसे बोलना चाहिए हमें, at least 2 accounts, के एक अकाउंट तो डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा simultaneously with the same amount. कई बार ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जहां पर more than 1 accounts will be debited and only single account is credited. या ये सिचुएशन भी हो सकती है कि only 1 account is debited and more than 1 accounts will be credited. बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और केवल एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 2 अकाउंट का जो टोटल अमाउंट होगा, मान लो टोटल अमाउंट 50,000 है, तो क्रेडिट भी 50,000 से, जो सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो 50,000 से क्रेडिट होगा. और जो 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, मान लो इसमें से एक अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से, दूसरा होगा 20,000 से, तो टोटल इन दोनों का भी 50,000 ही आना चाहिए. यानी टोटल ऑफ द बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल. क्लियर है ना? बोलो. यस सर. तो आओ बुक में देखो. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड. Under this system, the accuracy of the accounts can be checked by preparing a trial balance with the help of balances of ledger accounts at any time. And with the help of the trial balance, a profit and loss account can be prepared in order to ascertain the profit earned or loss suffered during a particular period. Also, with the help of the trial balance, a balance sheet can be prepared to ascertain the financial position of the firm. इतनी बातें बोल गया, क्या समझा रहा है फाइनली? वो कह रहा है कि ये सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि इस सिस्टम के बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैथमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं हैं. सर कैसे? देखो, मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, if one account is debited, then the other account will be credited with the same amount simultaneously. यानी अगर आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया 40,000 रुपीज से, तो कोई अदर अकाउंट लाइक सेल्स अकाउंट वो क्रेडिट होगा 40,000 रुपीज से ही. तो ऐसे ही सारी ट्रांजेक्शन्स पास की जाएंगी. तो अगर आप टोटल ऑफ द डेबिट साइड मान लो हमारा फाइनली आता है 4 लाख रुपीज, तो टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड भी 4 लाख ही आएगा. यस और नो? बोलो. यस सर. सर ऊपर तो आपने 40,000 लिखा है, नीचे 4 लाख कैसे लिख दिया? अरे और ट्रांजैक्शंस भी तो होंगी ड्यूरिंग द ईयर. मान लो सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद अगर हम डेबिट साइड का कंप्लीट टोटल लगाएं, और मान लो मैं हटा देता हूं 4,40,000 में, आप लोगों के डाउट्स हो जाएंगे. मान लो टोटल आ रहा है 10 लाख रुपीज, डेबिट साइड का कंप्लीट टोटल आ रहा है 10 लाख रुपीज, तो क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल भी 10 लाख रुपीज ही आएगा. यस और नो? इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर. नो सर. अब होता क्या है, जब हम सारी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, व्हेन ऑल द जर्नल एंट्रीज हैव बीन पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज जर्नल एंट्रीज लेजर अकाउंट्स फॉर ईच आइटम इज प्रिपेयर्ड. लेजर अकाउंट्स ऑफ ईच आइटम आर प्रिपेयर्ड. और फिर लेजर अकाउंट्स के हम बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं. जैसे कल मैंने कराए थे ना क्वेश्चंस, मैंने कहा था ये बैलेंसेस देखो बेटा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, समझाया था ना थोड़ा सा हल्का सा. तो हर लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस कैलकुलेट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पर, उस डेट तक जितने भी लेजर अकाउंट्स बने हैं उनके बैलेंसेस की समरी होती है. यानी हर अकाउंट में कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बस वो ही लिखा जाता है. नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाता है और उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो लिखा जाता है.
तो टोटल ऑफ डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ये तो आपको बात समझ में आ गई ना। तो यही ट्रायल बैलेंस में चेक किया जाता है कि क्या हमने डबल एंट्री सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो किया है। अगर प्रॉपर्ली फॉलो किया होगा तो ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। डेबिट साइड के कॉलम का टोटल क्रेडिट साइड के कॉलम के टोटल के इक्वल होगा। तो ये बताओ मुझे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होगी या नहीं होगी? चुप कैसे हो गए सब? यस सर। ये टैली होगा तो हम कह सकते हैं ना कि अर्थमेटिकली यानी मैथमेटिकली हमारे अकाउंट्स करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। ऑल स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब ट्रायल बैलेंस का यूज क्या होता है अभी आपको केवल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट्स। तुम घबराना मत इस मामले में कि लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं। वैसे तो लेजर अकाउंट्स का मैंने तुम्हें समरी बताई हुई है कि लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, थोड़ा तो मैंने तुम्हें आइडिया दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम नॉमिनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेज होते हैं वो ट्रांसफर करके वहां पर ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। सर नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? थोड़ी देर रुक जाओ, आज की क्लास, आज की तो नहीं कल की क्लास में हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। कल तक का वेट कर लो। और अगर नहीं रुकना चाहते तो नॉमिनल अकाउंट्स में सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स एंड ऑल इनकम्स अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। ये है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी जो ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग दो नेचर के अकाउंट्स होते हैं। एक तो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स में एक कैटेगरी आती है नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स में nominal accounts include all those accounts which relate to the different expenses and incomes of the business organization। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिटेबल है। यानी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही हम ईयर एंड में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है? ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें केवल एक हिस्ट्री बताई हुई है कि सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के बारे में किसने लिखा? ल्यूका पैसिओली ने लिखा। ल्यूका पैसिओली ने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया और उसके बारे में कुछ नॉलेज दी। फिर एक उसके बाद क्या आगे डेवलपमेंट हुए डबल एंट्री सिस्टम को, क्योंकि ल्यूका पैसिओली इटली से बिलोंग करता था तो उसने इटालियन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था डबल एंट्री सिस्टम को। फिर आगे जाके एक पर्सन ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा और फिर इन द ईयर 1785 एडवर्ड जॉन्स ने एक प्रॉपर बुक निकाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें इस सिस्टम के बारे में उसने डिटेल के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम डेवलप कब हुआ था? इन द ईयर 1494 और हम कहाँ हैं? 2021। देखो कितना पुराना सिस्टम अभी तक चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है? क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत एक्यूरेट सिस्टम है। That is why this system is still in use in all the parts of the world by the different accountants of different business organization। Clear है ना बच्चों? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
meaning of double entry system. According to this system, every business transaction affects at least 2 accounts. देखो लिख रहा है वो at least, कम से कम 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे. अगर केवल एक अकाउंट अफेक्ट हो, ऐसी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप मुझे क्रिएट करके दिखा दो कि केवल एक ही उसमें अकाउंट अफेक्ट होता है, तो मान जाऊं मैं आपको. सोचना इस बारे में, सोचना. 11th पूरी पढ़ लो, 12th भी पढ़ लो, 12th भी पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर. अगर 2 साल में अगर आप ऐसी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बता दो मुझे जिसमें केवल सिंगल 1 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो मैं आपको ये मान लूँगा कि आप तो बहुत विद्वान इंसान हो. सर हो सकता है क्या? नहीं बेटा, आज तक मेरे को ही नहीं मिली, मुझे ही नहीं मिली आज तक ऐसी कोई ट्रांजैक्शन. हमें भी हमारे सर ने चैलेंज किया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट कैसे? एक अकाउंट तो होगा डेबिट, दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गए ना. एक अकाउंट तो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है और दूसरा अकाउंट क्या है? सरेंडर कर रहा है ऑफ द सेम बेनिफिट. बात समझ में आ रही है? इन अपोजिट डायरेक्शन. यस और नो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्नीचर इज परचेज्ड इन द बिजनेस, अगर बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा. फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बेनिफिट कौन ले रहा है? फर्नीचर अकाउंट ले रहा है. तो फर्नीचर अकाउंट रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे. और कैश का पेमेंट हो रहा है तो सरेंडर कौन कर रहा है? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट. सर यही रूल है क्या? नहीं, ये रूल नहीं है. ये रूल नहीं है. रूल अभी समझाया नहीं मैंने आपको. ये रूल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्नीचर इज परचेज्ड इन द बिजनेस, फर्नीचर इज इंक्रीज्ड वेयर एज द कैश इज डिक्रीज्ड. अगर आप अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच लगाओ तो बोथ आर असेट अकाउंट. इंक्रीज इन असेट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट विल बी क्रेडिटेड. ये तो हो गया अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच. क्लियर है ना? याद है ना? कल ही पढ़ा था हमने. Yes, sir. अब हम बात करते हैं इंग्लिश अप्रोच की या ट्रेडिशनल अप्रोच की या डबल एंट्री सिस्टम की. तो उसमें रूल्स क्या होंगे? रूल्स जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस अप्रोच के अंदर अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं. अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, नेचर क्या होता है अकाउंट का, वो हम पढ़ेंगे. पहले पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं. There can be no transaction in the business which affects only one account or which has only one aspect. मैंने बताया था ना, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती बिजनेस के अंदर जिसका केवल एक ही एस्पेक्ट हो, यानी केवल डेबिट एस्पेक्ट हो या केवल क्रेडिट एस्पेक्ट हो. ऐसी कोई ट्रांजेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है. As such, both the aspects of every transaction are recorded under this system. It may, however, be noted that the double entry doesn't mean that a transaction is recorded twice. Double entry का मतलब ये नहीं है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप 2 बार रिकॉर्ड करोगे. नो 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 नो. Double entry doesn't mean that a single transaction will be recorded twice in the books of accounts. It means that one aspect of the transaction will be debited and the other aspect will be credited. Clear है? ये मत समझ लेना. डबल एंट्री का मतलब ये मत समझ लेना कि एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड किया जाएगा. नो. इसका मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं. एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और अदर एस्पेक्ट होता है क्रेडिट. तो under double entry system, if a financial transaction is made by the business organization, then on the basis of that financial transaction, one account will be debited and the other account will be credited with the same amount simultaneously. Clear है?
Yes, Yes, sir. sir. but it means that at least two accounts are affected by a transaction, one account receiving a benefit and the other account yielding a benefit. Yielding a benefit यानी surrendering a benefit. Yielding a benefit here means surrendering of benefit. लिख लेना वहां पर अगर याद नहीं रहे तो आपको. The person or the account receiving a benefit is debited and the person or the account who gives something to the business, who gives something to the business, next page पे आ जाओ, is credited, is credited. The account of every transaction is written, the amount of every transaction is written twice. वो कह रहा है हर ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो दो बार लिखा जाएगा. जैसे अभी हमने फर्नीचर परचेज किया था तो हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अभी जो एंट्री हमने पास की है वो अमेरिकन अप्रोच के बेसिस पे पास की है कि फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो फर्नीचर डेबिट कर दिया और कैश डिक्रीज हुआ तो कैश क्रेडिट कर दिया, क्योंकि दोनों असेट अकाउंट हैं. इनका जो अमाउंट है वो दो बार लिखा जाएगा. ट्रांजैक्शन का अमाउंट यानी 40,000 का फर्नीचर किया तो 40,000 एक बार यहाँ डेबिट में लिख दिया, एक बार यहाँ क्रेडिट में लिख दिया. आई होप समझ में आ गया होगा. सिंपल है ये तो. Yes, sir. Yes, sir. Once as a debit and again as a credit. For example, we received 25,000 from मोहन. मोहन से 25,000 रिसीव किया. कैश इंक्रीज हुआ, कैश असेट है, कैश अकाउंट डेबिट. और मोहन हमारा क्रेडिटर था. मोहन हमारा क्या था? डेटर था. सॉरी, क्रेडिटर नहीं था, मोहन हमारा डेटर था. डेटर क्या होते हैं? असेट होते हैं. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच डेटर क्या होते हैं? असेट होते हैं. असेट में अगर रिडक्शन होगा तो मोहन अकाउंट क्रेडिट करोगे टू मोहन अकाउंट. 25,000 टू टाइम्स लिखा जाएगा, वंस ऑन द डेबिट साइड एंड सेकेंड टाइम ऑन द क्रेडिट साइड. क्लियर? Yes, sir. अब डेफिनेशंस पढ़ लो आप डबल एंट्री सिस्टम की. डेफिनेशंस पढ़ लो. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. एक तो है विलियम पिकल्स की डेफिनेशन और एक है J.R. बाटली बॉय की डेफिनेशन. 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं आपको. बोलो, कोई डाउट है डेफिनेशंस में? हेलो, कोई डाउट्स हैं क्या डेफिनेशन? No, sir. No, sir. आओ तो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स? फीचर्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. लिख लेना फीचर्स, एट्रीब्यूट्स. मैं एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन डाल सकता हूँ. फिर मत बोलना कि सर ये फीचर्स तो आपने पढ़ाए नहीं थे, एट्रीब्यूट्स तो आपने पढ़ाए नहीं थे. ये मत बोलना फिर. तो लिख लो वहाँ पर फीचर्स और एट्रीब्यूट्स. डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, या हम ये बोलते हैं एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट. एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, और वी कैन से every credit has a debit. Following are the important features or essentials of the double entry system. First is every business transaction affects two accounts. बोलो, इस पॉइंट में समझाने की कोई जरूरत है क्या कि every business transaction affects at least two accounts. कम से कम 2 अकाउंट्स अफेक्ट करेगी. एक अकाउंट डेबिट होगा तो साइमल्टेनियसली दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विद द सेम अमाउंट. बोलो, क्लियर है या नहीं है फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir.
क्या वरुण और पायल ही पढ़ रहे हैं क्या क्लास में? अदर स्टूडेंट्स क्या देखने आए हैं? मूवी देखने आए हैं आज? सर जैसा क्लियर है। मूवी देखनी है तो मूवी चला दूं यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। सर पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट ये क्या होते हैं? देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अप्रोच, according to the English approach, there are two types of accounts. एक तो होते हैं पर्सनल नेचर के अकाउंट्स और एक होते हैं इम्पर्सनल नेचर के अकाउंट्स। इम्पर्सनल को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक तो होते हैं हमारे रियल अकाउंट्स और एक होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। एक तो होते हैं रियल अकाउंट्स, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। सारे स्टूडेंट्स अपने वीडियोस ऑन कर लो। कौन कौन बैठा है क्लास में, मैं देखूं तो सही। वीडियोस ऑन करो। लक्की, वरुण, पांडे जी, करण। सर 1 सेकंड में टी शर्ट डाल दूं। अरे करण, वीडियो ऑन करो। इट मीन्स करण इज एब्सेंट। बेटा तुम्हारी प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगा मैं आज। प्रेजेंट मार्क नहीं होगी करण, वीडियो ऑन कर लो। इट मीन्स क्लास में एडमिट हो गया, दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर, हाँ मैं एडमिट हूं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो यहां पर। और ये मैं बता रहा हूं इतना। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। पांडे जी कहाँ गए? सर बस ओपन किया 1 मिनट सर। अरे बेड शीट ही लपेट लेता बेटा। सर मैं लैपटॉप में चला रहा हूँ, लैपटॉप में कैमरा भी मतलब वो है नहीं, इसलिए मैंने चालू नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो जब मैं कहूँगा बेटा इस टाइप से तैयार होके बैठा करो कि जैसे ही मैं बोलूँ वीडियो ऑन करो, वीडियो इमीडिएटली ऑन होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मत बैठो कि तुम्हें फिर एक्सप्लेनेशन देने पड़े क्लास में। एनीवेज इट्स ओके, इट्स ओके। तो पर्सनल एंड इम्पर्सनल दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। यानी अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, वेरी गुड वेरी गुड, अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर पॉसिबल है एक अकाउंट आपका पर्सनल नेचर का हो और दूसरा अकाउंट आपका इम्पर्सनल नेचर का हो, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल बोथ द अकाउंट्स ऑफ पर्सनल नेचर एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल बोथ द अकाउंट्स ऑफ इम्पर्सनल नेचर, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स। जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स के बेसिस पे करेंगे। यानी पर्सनल नेचर के अकाउंट्स पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे, और इम्पर्सनल में रियल के रूल्स क्या हैं और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर आप डिटेल में तो पॉइंट पढ़ा ही नहीं रहे हमें। बेटा इतना यहाँ पर डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो उसका नटशेल है उस पॉइंट का वो तो मैं समझा ही रहा हूँ। पढ़ के देख लेना, कोई लाइन या किसी वर्ड का मीनिंग भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो भी मेरे से पूछ सकते हो आप। यू आर फ्री टू आस्क। सिंगल वर्ड का भी अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। हाँ टाइमिंग मैंने बता दी। अगर दोपहर में पूछना चाहते हो तो बिफोर 3 o'clock, 3 बजे से पहले कॉल कर लेना। 3 से 6 के बीच में मुझे कोई कॉल मत करना, मेरी क्लासेस चलती हैं। 3 से 6 के बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 6 बजे के बाद फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो नाइट में 9 बजे से पहले पहले, उसके बाद मत करना। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4,
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम which is very accurate and scientific, and on the basis of this system at the end of the financial year we prepare trial balance, हम trial balance prepare करते हैं, and on the basis of trial balance we prepare final accounts, that is trading and profit and loss account and balance sheet। तो fourth point उसी से related है, preparation of trial balance। क्योंकि इस सिस्टम में अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट, एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से, अगर फर्स्ट अकाउंट 10,000 से डेबिट हुआ है तो द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट साइमल्टेनियसली। तो जो आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक होती है इस सिस्टम के अंदर। तो अगर मान लो हमने ड्यूरिंग द ईयर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो उन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो जो अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे सेम अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में भी लिखेंगे, यस और नो। तो जो टोटल आएगा, टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम, मान लो इसका टोटल आता है 10 लाख रुपीज, तो वो इक्वल होगा टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम दैट इज 10 लाख। अगर ये मैच नहीं करता, मान लो क्रेडिट कॉलम का टोटल आ रहा है 9.5 लाख, इट मींस 50,000 की एक ट्रांजैक्शन थी जो आपने डेबिट कॉलम में तो लिख दी लेकिन क्रेडिट कॉलम में लिखना आप भूल गए, आपने मिस कर दिया क्रेडिट कॉलम में लिखने से। इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपने टोटल ही रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया, ये भी पॉसिबल है कि आपने क्रेडिट कॉलम में तो लिख दिया लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम का आप टोटल कर रहे थे, वाइल टोटलिंग द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस आपने मिस्टेक कमिट कर दी, 50,000 आपने ऐड किया ही नहीं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो preparation of trial balance, since one account is debited and the other account is credited, total of all debits is always equal to the total of all credits. This helps in finding out the arithmetical accuracy of the accounting records। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, arithmetical accuracy चेक करने में ये हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। This is done by preparing a ट्रायल बैलेंस। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कैसे चेक करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आ सकता है हाफ ईयरली एग्जाम में, अभी से बता रहा हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है हाफ ईयरली एग्जाम में। हाउ कैन यू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हाउ कैन यू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? 1 मार्क का क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम्स में मिल सकता है, अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 1 मार्क अगर श्योर करने हैं हाफ ईयरली एग्जाम में तो यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है बेटा। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, एसेंशियल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कुछ इनिशियल स्टेज पे हमने आपकी कुछ क्वेरीज टेकअप की थी। कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आज उनको कंप्लीट कर लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कल की क्लास में पहले हम वो टेकअप करेंगे और फिर कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। और मेनली हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेनली हम इसी अप्रोच को यूज़ करते हैं। होने को 2 अप्रोचेज हैं, एक है अमेरिकन और मॉडर्न जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था आपको, और एक है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच जो कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, टुमारो पढ़ाऊंगा। तो मेनली डबल एंट्री सिस्टम यानी ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच हम यूज़ करते हैं, उसके रूल्स अप्लाई करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो टुमारोज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई होप कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा। जो बच्चे आज एब्सेंट रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस सर। ओके, देन बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस। वेलकम बेटा, वेलकम।